तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, 2020। सर ओनली वन डे, वाई? मतलब इस वीक में एक दिन लगा है? अच्छा हाँ, कल क्लास थी ना। एक्चुअली मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था। मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इस वजह से कल क्लास नहीं लगा पाया। तो इस वीक में आपकी सोच रहा हूँ मैं कि कल क्लास ले लूँ दिन में ना। मैं बाकी टीचर से एक बार कंफर्म करके हम लोग कल लेंगे वो जो हमारी एक क्लास स्किप हुई है। ओके, सैटरडे को तो मैंने जाना है बाहर, फिर जाना है। हम लोग कल लेते हैं, कल क्लास लेते हैं। सैटरडे संडे में बाहर हूँ, तो कल लेते हैं। ओके, मैं एक बार बाकी टीचर से एक बार कंफर्म कर लूंगा। संडे को क्लास लेनी है, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे बन रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको शायद बताया था कि मेरी सिस्टर की भी शादी है, तो मुझे बाहर जाना है, तो उसके लिए ही कुछ काम है। तो आई होप यू डोंट माइंड, मतलब हम लोग कवर अप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप में से किसी को बुरा ना लगे, हम लोग बाद में कवर अप करेंगे उसे। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। ओके, चलो। तो ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। ठीक है, ये है क्या? पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है बेसिकली। ओके, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एजुकेशन किस लिए जरूरी होती है, आपको पता ही होगा कि एजुकेशन इज द फंडामेंटल फॉर अचीविंग full human potential, for developing an equitable and just society and promoting national development। ठीक है, एजुकेशन से इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनेगी। ठीक है, और इससे नेशनल डेवलपमेंट होगी। ये कैसे होगी? ये ऐसे होगी सर, आप सभी एजुकेटेड हो, आपको एजुकेशन मिल रही है। आपको जब एजुकेशन मिलेगी तो आपके अंदर स्किल्स भी आएंगे। ठीक है, नॉलेज आएगी। नॉलेज से आप कोई जॉब ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप सपोज आईएएस बनना चाहते हो या आईपीएस बनना चाहते हो। ठीक है, जब इससे जॉब मिलेगी आपको, तो इससे आप अपनी नीड्स भी पूरी कर सकते हो, आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, नीड्स जब पूरी होगी, आपको जब पैसे मिलेंगे, तो इससे देश की डेवलपमेंट होगी, आप देश की इकोनॉमी में वो पैसे इन्वेस्ट करोगे। ओके, तो ये समझ में आया। एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल which led to developing an equitable and just society and promoting national development. Okay, and providing universal access to quality education। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी को एजुकेशन मिले। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये इंडिया का गोल है। ठीक है, इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड। आपको सभी को पता होगा कि इंडिया में जो युवा लोग हैं उनकी ज्यादा तादाद है। ओवर द नेक्स्ट डेकेड, यानी कि अगले 10 सालों तक, यानी 2030 तक। एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू देम विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, हमारे देश में युवा है। ठीक है, उन युवाओं को अगर हम एजुकेट करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, ओके, जिससे क्या होगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो वो डिसाइड करेगी, डिटरमाइन करेगी कि हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा। जैसे कि आप सभी लोग यंगस्टर्स हो। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी बनना है आपको, ओके, तो उससे आप देश की डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, इस आप लोगों के ऊपर ही, वो कहते हैं ना कि फ्यूचर है, आप लोग हमारे देश की फ्यूचर हो। ओके, एंड ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल नंबर 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑफ द 2030। ये आपको पता ही होगा कि सन 2015 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए थे, आपको पता हो। अगर नहीं पता तो आपको बताते हैं अभी। हाँ, आने वाला भविष्य हो देवी जी आप। ठीक है, तो 2015 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए थे। ठीक है, और इंडिया ने भी तभी 2015 में इंडिया अडॉप्टेड सस्टेनेबल एजेंडा सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड
equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all by 2030। यानी कि 2030 तक सभी के लिए हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने क्या करना है, आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि आपने यूएनडीपी की साइट पे जाना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की साइट पे जाना है, ठीक है, यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें गोल्स लिखे हुए हैं, आपको पता होगा। कोई बताएगा कितने गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 10 हैं, 5 हैं, 10, 15 हैं, कितने हैं? 17 हैं। वेरी गुड सबीना, इट्स 17। ओके, 17 सस्टेनेबल गोल है, जिसमें से जो फोर्थ गोल है वो है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। आपका होमवर्क ये है सर, आपने इनकी साइट पे जाना है, ऐसे ही खुलेगी जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। आपने हर एक गोल के ऊपर क्लिक करना है, नो पॉवर्टी पे क्लिक करना है, जीरो हंगर पे क्लिक करना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एक तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है, इनके निमोनिक्स वगैरह जैसे भी होगा आप बना लेना, ओके। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। इससे आपको हेल्प कहाँ मिलेगी? इससे आपको हेल्प मिलेगी सर आपकी एसे राइटिंग में। और बिलीव मी, ये 17 टॉपिक्स अगर आपने इसमें से कर लिए ना, आपको एसे में इतनी, एसे राइटिंग में इतनी हेल्प मिलेगी ना, और इतना ज्यादा फोल्डर मिल जाएगा आपको। इससे आप लिंकअप भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन आंसर आंसर राइटिंग में भी आप लिंकअप कर सकते हो, ठीक है। पहला सस्टेनेबल गोल जैसे कि हमारा नो पॉवर्टी, सेकंड वन इज जीरो हंगर, द थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ वन इज क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपने भी ये देखना है, जैसे लिखा हुआ है कि ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा जो है, ग्लोबल डेवलपमेंट सॉरी ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा, जो कि रिफ्लेक्टेड हो रहा है गोल नंबर 4 में, ओके। सर जी 17 गोल्स लिखने हैं या फिर 4 तक? अरे भी मैंने क्या बोला, 17 के 17 टॉपिक्स आपने 17 गोल्स याद करने हैं, ठीक है, 4 तक नहीं करने, सारे करने हैं। अभी मैं बताने तो लग रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखो, फिफ्थ क्या है? जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। सेवंथ वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये हम दे पाए, ठीक है। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ वन इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। द टेंथ वन इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ओके। उसके बाद 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17th इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। 17 गोल्स हैं, आपको सारे 17 के 17 याद रखने हैं। और इनके ऊपर जैसे ही इनके ऊपर क्लिक करोगे तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, कि मतलब किस तरह से हम लाइफ चाहते हैं लैंड पे, ओके। बीच में मेरे को लग रहा है एक स्लाइड मिस हो गया, सॉरी। क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में लिखोगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में लिखोगे, इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया है, इनइक्वालिटीज कैसे रिड्यूस होंगी, ओके। तो इनके बारे में आपने होमवर्क करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 11 से 14 तक गोल है, स्लाइड क्या कर रहे हो? 11 से 14 तक स्लाइड नहीं है यार, बीच में बताया तो मैंने, ठीक है, ये अपने आप देख लेना, ओके। भी मिस होगी, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या? बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नोन एज द ग्लोबल गोल्स, वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, जितने भी यूनाइटेड नेशन यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। उन्होंने अडॉप्ट किया था, कब किया था? 2015 में। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity। सभी लोग शांत और समृद्ध हो, कब तक? 2030 तक। ये हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसको कब तक हमने गोल को अचीव करना है। सो द आंसर इज 17 गोल्स हैं और कब तक अचीव करना है? 2030 तक, ओके। और कब अडॉप्ट किए थे? 2015 में। ये चीज याद रखें। The 17 sustainable goals are integrated, that is why they recognize that action in one area will affect outcomes in other, okay।
and that development must balance social, economic and environmental. यार क्या कह रहे हो तुम? स्लाइड नहीं है, ओपन हो गई, अब क्या क्या कह रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या चाहते हो आप? स्लाइड शो नहीं हुई थी ये वाली सर, लेट हुई है। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं यार, तो इतना घबराने की क्या जरूरत है, अभी होगी ना, अभी देख लो। ठीक है, आपको मैंने बताया कि यूएनडीपी की वेबसाइट खोलोगे ना, उस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, अपने 17 के 17 गोल्स आपने रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी एसे राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बीच में हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो कि क्वालिटी एजुकेशन है, ये हमारा गोल नंबर 4 है। ठीक है, दैट्स व्हाई इन 2015 इंडिया अडॉप्टेड सस्टेनेबल एजेंडा seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by the 2030. Okay, just remember this thing. उसके बाद आता है सर, हाँ, एजुकेशन किस लिए जरूरी है? कहते हैं ना कि दिमाग को यूज करना चाहिए, दिमाग अगर नहीं यूज करोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो एवरेज पर्सन है वो 10% दिमाग यूज करता है अपनी ब्रेन कैपेसिटी का। ठीक है, ये मूवी देखना आप, अगर आपने नहीं देखी, लूसी मूवी, बहुत जबरदस्त पिक्चर है वो। इसमें दिखाया गया कि जब इंसान 100% दिमाग यूज कर देगा, ओके, तो तब क्या होता है। ओके, ये मूवी देखना, बहुत ही जबरदस्त है। जिन्होंने नहीं देखी वो देखना जरूर, बहुत अच्छी पिक्चर है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी 20% दिमाग यूज करते थे। ठीक है, और ये जो आपके क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, 20%। ठीक है, अब पता नहीं है क्या इसमें क्या सच है क्या नहीं है। वो कह रहा हॉलीवुड है क्या? नहीं, भोजपुरी मूवी है यार, लूसी भोजपुरी मूवी है मेरे भाई। कैसे वाहियात सवाल पूछते हो, थोड़ी कॉमन सेंस तो है ही नहीं आप लोगों में, बिल्कुल भी नॉन सेंस कहीं के। भोजपुरी पिक्चर है लूसी, देख लेना भाई। ठीक है, अगर आपके आती होगी वहां पे। कमाल है यार, कुछ नहीं, क्या बीड़ी बीड़ी पी के आते हो क्या सुबह सुबह? सस्ता नशा करते हो क्या? हाँ, जो तो जो हमारा गोल है वो ये है सर। रानी मुखर्जी होती तो बॉलीवुड होती है, क्या बात है। तो ये हमारा गोल क्या है सर? यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले। ओके, तो बैकग्राउंड हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एजुकेशन पॉलिसी का, कि सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1968 में आई। इनको जानते हो, देवी जी को आप, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ओके, सबसे पहली पॉलिसी कब आई? 1968 में आई। ओके, उसके बाद 1986 में आई। यहाँ 68 है, 68 को उल्टा हो जाएगा 86, आपको याद रहेगा। ठीक है, आपके राजीव गांधी जी के टाइम में आई। ओके, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ओके, फिर 2020 में आई मोदी जी के टाइम पे। ओके, नरेंद्र मोदी जो भी चल रही है। ठीक है, ये 21वीं सदी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई 68 में, देन 86 में, एंड आफ्टर दैट 2020 में। ठीक है, 2020 में आई। ओके, तो फर्स्ट हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, इसका एम क्या है? एम इज टू एड्रेस मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंटल imperatives of our country. Okay, to develop creative potential, मतलब क्रिएटिविटी को हमने बढ़ावा देना है। ठीक है, ये नहीं कि किताबी रट्टा बनाना है बच्चों को। ठीक है ना, रट्टा तोता नहीं बनाना हमने, हमें उनमें क्रिएटिविटी जगानी है। ठीक है, मतलब इतने भारी भारी प्यारे प्यारे वर्ड्स डाल देते ना ये इस तरह की पॉलिसीज में, ताकि पढ़ना तो हमें ही, हम लोगों को पड़ेगा। ठीक है, बट प्लीज मेक श्योर कि आपको इस तरह के भारी भरकम वर्ड्स याद रखने होंगे, तभी आपकी जो आंसर है उसकी वेटेज बनेगी। ओके,
to develop the creative potential, to develop foundational capacities, okay, of literacy, numeracy, okay, critical thinking and problem solving, okay, and pursuit of knowledge यानी ज्ञान, wisdom यानी प्रज्ञा, and truth यानी सत्य, okay, always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal, okay. Rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought is the guiding light for this policy. ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ये किस लिए इंपॉर्टेंट है इसका अभी आपको पता चलेगा. वो कह रहा है रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट यानी जो पुरानी है हमारी नॉलेज एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट इज द गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी. ये हमने गाइडिंग लाइट क्यों माना गया ये अभी आपको पता चलेगा. इसका एम क्या है? एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. वो कह रहा है कि एंशियंट टाइम में जो हमारा गोल होता था वो सिर्फ ये नहीं होता था कि सिर्फ नॉलेज हमने एक्वायर करनी है, ये 4-5 किताबें पढ़ ली, रट्टा मार के पेपर दे दिया, 100 में से 100 आ गए, उसके बाद हमने बस खत्म. बल्कि इसका जो गोल था एंशियंट टाइम में वो ये नहीं था कि सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना, बट क्या था, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ. लिबरेशन ऑफ द सेल्फ का मतलब समझते हो? अपने आप को मुक्त कर देना, ठीक है, रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, ओके. आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं संस्कृत में, ओके. आपको पता हो, शायद मेडिटेशन वालों को पता होता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें पता होगा सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन का मतलब. एनीवेज, आपको पता भी होगा कि हमारे एंशियंट टाइम में काफी सारे यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी, एंड दे सेट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग्स एंड रिसर्च. इनकी यूनिवर्सिटीज के नाम सुने? तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला कहाँ पे है? तक्षशिला बिहार कह रहा है, डूब के मर जाओ, पाकिस्तान में है. पाकिस्तान में है मेरे भाई. नालंदा कहाँ पे है? नालंदा है बिहार में. नालंदा पाकिस्तान बोल रही है, वेरी गुड. नालंदा बिहार में मेरे भाई. राजगिरी है, राजगिरी बिहार में. और विक्रमशिला, विक्रमशिला भी बिहार में, ओके. वल्लभी कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में है, ओके. ये चीज ध्यान रखना यार आपको ना. इसे कहते हैं कि इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है. जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट की सपोज कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको साइड में जॉट डाउन कर लो, ठीक है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप साइड में लाइन डाल के साइड बाय साइड पैरेलल, मतलब दो सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाएगी, ओके. तक्षशिला पाकिस्तान, नालंदा बिहार, विक्रमशिला इज आल्सो इन बिहार, वल्लभी इज इन गुजरात, ओके. आपने काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, आपने हिस्ट्री अगर शुरू कर दी होगी तो you must know these universities, okay. And these universities set highest standards of multidisciplinary teachings and research, okay. Indian education system produce great scholars, आपको पता ही होगा, चरक, सुश्रुता, आर्यभट्टा, वरमहीरा, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, गर्गी, they all are very famous scholars. को पता ही होगा. चरक किस लिए फेमस था? चरक, चरक किस लिए फेमस था? चरक की बुक भी है एक, चरक संहिता, आयुर्वेद के लिए बेसिकली, ओके. सर्जरी के लिए, वेरी गुड, ठीक है. इनकी बुक भी है चरक संहिता, ठीक है. सर्जरी के लिए सुश्रुता फेमस है. चरक नहीं, चरक सर्जरी के लिए नहीं है, चरक आयुर्वेद के लिए. सुश्रुत है ना जो, वो सर्जरी के लिए फेमस है, ओके. इनकी जो बुक है उसका नाम है सुश्रुत संहिता, ओके. आर्यभट्ट तो पता ही होगा आपको, वेरी फेमस मैथमेटिशियन, ओके. वरमहीरा पता है किसी को, किसके लिए फेमस है? वरमहीरा, वरमहीरा इज बेसिकली एन एस्ट्रोनॉमर, ओके. इन्होंने बड़ी फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था बृहत जातक, बृहत जातका, BRI, आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है, आपके
एंशियंट हिस्ट्री में काम आएगी, बृहत जातक, जातक वेरी फेमस जातक टेल्स, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, JATAKA, ओके, वरम हीरा। उसके बाद है ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता इज आल्सो अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ब्रह्मगुप्ता, ओके, ज्योमेट्री। चाणक्य, चाणक्य के बारे में तो सभी को पता है यार, अ फेमस टीचर, फिलोसोफर, एंशिएंट टीचर, इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं इनको कई लोग। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। एक और नाम भी है चाणक्य का, कोई बताएगा? एक और नाम भी है चाणक्य का, जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया कई बार। बच्चों को जनरली कौटिल्य तो सभी को पता होता है, चाणक्य कौटिल्य एक और नाम भी है, जो कि विष्णुगुप्ता, वेरी गुड सर, विष्णुगुप्ता। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्ता, ओके। पाणिनि, पाणिनि के बारे में तो सुना ही होगा यार, पाणिनि के बारे में सुना? वेरी फेमस संस्कृत स्कॉलर। पाणिनि के बारे में कहानी सुनी है एक, बचपन में बहुत ज्यादा ये पाणिनि की एक हैंड काटा, हाँ, वो हाथ नहीं काटा था, अच्छा मैंने सुनाई थी, ओके ओके। पता है सभी को पाणिनि के बारे में? पाणिनि इज अ वेरी फेमस संस्कृत स्कॉलर। एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल में जाते थे, तो उनके जो टीचर थे वो कहते थे कि भाई तू पढ़ नहीं सकता, मतलब कि आपका दिमाग वैसा नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके हाथ में रेखा नहीं है, जो पढ़ाई वाली रेखा है, जो शिक्षा की रेखा है, जो विद्या की रेखा है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा, तो इन्होंने घर जाके वो नाइफ लिया और ऐसे वो हाथ में रेखा बना दी, ठीक है। तो कहते हैं कि अगले दिन गए तो कहते हैं कि ये देखो जी, मेरे हाथ में भी रेखा है। और फिर इतने ज्यादा फेमस ये संस्कृत स्कॉलर बने, ठीक है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, जैसे कई लोग आपके घर के आसपास भी होंगे, इवन कि आप लोगों में से भी कई लोग होंगे, जैसे पंडित पंडित पे यहाँ हाथ वाथ दिखाने जाते हैं, जो भविष्य की बातें, हमारे भविष्य में क्या होगा, अरे कोई दूसरा तुम्हारा भविष्य कैसे बता सकता है भाई? ठीक है ना, आपका भविष्य तो आप ही हो ना, आप काम करोगे तो आपका भविष्य बनेगा, नहीं काम करोगे वो कह रही है, ये बात मुझे भी किसी ने कही थी, ठीक है। तो आप करोगे काम, ठीक है, तो आपका भविष्य बनेगा, आप काम नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है ना, सिंपल है। कोई दूसरा तुम्हें कह देगा ना अगर कि हाँ यार भाई साहब ऐसा है कि आपका तो मतलब भट्टा बैठने वाला है, आपका नहीं भी बैठना होगा ना, आप उसकी बात सुन के सोचोगे अरे यार मेरा तो बैठने वाला, तो मैं काम ही क्यों करूं, मैं छोड़ ही देता हूँ काम करना, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह की जो एस्ट्रोलॉजी वाली बातें हैं इन पे विश्वास ना करें, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ यार ये चीज मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ओके। मेरा कजन ब्रदर है, उसका हाथ दिखाया था 8th क्लास में पंडित को, पंडित ने बोला कि ये पढ़ नहीं पाएगा, कहते कि इसकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग, ठीक है, तो इसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो 9th फेल हुआ, फिर दोबारा 9th की उसमें फिर दोबारा फेल हुआ, उसके बाद वो उसने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। एंड नाउ ही इज अनएम्प्लॉयड, स्टिल अनएम्प्लॉयड, ठीक है। द रीजन बीइंग इज कि उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है। 8th तक सही चल रहा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, 9th से फेल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर आप किसी के दिमाग में पॉल्यूट कर दो ना, उसके दिमाग में कुछ भी डाल दो, ठीक है, तो दिमाग में ना अपने आप ही कहीं ना कहीं आ जाता है। अब कई बार ना लोग कहते हैं कि अरे यार जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि ना दुनिया में कैंसर से मौत नहीं होती, कैंसर के डर से मौत होती है। कैंसर से कभी कोई नहीं मरा, ये चीज ध्यान रखना, कैंसर के डर से मरा। मेरे कजन ब्रदर हैं, उसकी जो मदर इन लॉ थे, ओके, तो उनको कैंसर था, तो उनको मतलब जब तक तो नहीं पता था, तब तक एकदम बढ़िया, एकदम सही से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हल्की फुल्की दवाई चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको कैंसर है, वो विद इन 10 डेज, सिर्फ 10 दिन वो जिए और 10 दिन बाद उनकी डेथ होगी। द रीजन बीइंग इज कि आप अगर किसी का दिमाग पॉल्यूट कर दोगे ना एक बारी कि हाँ यार आप तो मरने वाले हो, वो बंदा ना जीने की इच्छा छोड़ देता है, अरे यार अब तो मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा, डर डर के
बहुत टेंशन हो जाएगी उसको, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह से आप किसी का ना पोल्यूट करें, ना अपना पोल्यूट होने दें। अगर आपको भी कोई कह रहा है ना, अरे भाई तू तो आईएएस बन ही नहीं सकता, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो छोड़ दे यार, इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, भाई तू छोड़ दे, तो भाई आप उस बंदे को छोड़ दो यार। मैं तो साफ सीधा कहूंगा, ठीक है। और जिंदगी में ये बात कान खोल के सुन लो, कोई दोस्त नहीं होता। देर इज अ वेरी रेयर चांस कि आपको कोई जेन्युइन दोस्त होगा, वेरी रेयर चांस। और होगा तो एक एक या दो, एक आधा होगा, एक ही होगा वैसे, सही बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद ही, वो भी शायद ही, उसमें भी सिर्फ 0.001% गुंजाइश है कि एक ही आपका जेन्युइन दोस्त होगा जो आपकी तरक्की से खुश होगा और जो जेन्युइनली आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ यार आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अपने साथ ना मेरे हिसाब से वही लोग रखने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, हमेशा आपको पॉजिटिव वो दें, ठीक है, ना कि आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाएं। जो भी आपका दोस्त नेगेटिविटी फैला रहा है ना भाई, उसको छोड़ दो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार हम लोग दिल्ली के हाईवे पे जा रहे थे, ओके, हम आगरा की तरफ जा रहे थे। मेरा एक दोस्त बोला, कहता है कि यार यार दीपांशु हम लोग ना बूढ़े हो गए, हम ना बस अब ना ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना अब कुछ काम धंधा कर लेते हैं। मतलब मेरे को बोला उसने बूढ़े हो गए हैं भाई। गाड़ी रोकी मैंने, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा एक मिनट उतरियो यार। उतरा, मैं अंदर बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं चल दिया। मेरे को नहीं पता भाई वो कैसे आया और कैसे नहीं आया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं से लगते हैं क्या? मैं यार कमाल करते हो पांडे जी। मुझे नहीं पता वो उसके बाद वो कैसे आया कैसे नहीं आया, हाईवे पे छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो यार समझ रहे हो, ठीक है भाई, ऐसे लोगों से दूर रहो सीरियसली। हाँ हाईवे पे छोड़ दिया, पता नहीं कैसे आया होगा, उसका फोन फोन भी नहीं उठाया मैंने। मैं अपना आराम से ताजमहल वगैरह देख के आया, घूम फिर के आया, 2-4 दिन मस्ती करी, मौज करी, ठीक है। उसके बाद एक क्या यार तू यार बेइज्जती कर रहा है यार, हट्टे कट्टे नौजवान पड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मेरे को नहीं पता भाई उसने कॉल वॉल नहीं है, मैं अपना फोन फ्लाइट मोड पे लगा के आराम से बैठ गया, मेरे को पता कॉल करेगा तो अपना। तो अपने साथ नेगेटिव लोग बिल्कुल रखने ही नहीं है पाजी। सिंपल सा मंत्र ये है, जितने ज्यादा नेगेटिव लोग रखोगे ना आप, आपकी ना तरक्की में वो बाधा डालेंगे। आप कुछ भी करोगे ना, अरे यार ये तेरे को कैसे लग रही है, ये शर्ट कैसी लग रही है, ये कैसे लग रहे हैं, अरे भाई तेरे तो बाल उड़ गए, अरे तेरा रंग कैसा हो गया, अरे तेरे तेरे प्रीलिम्स का तूने टेस्ट दिया, तेरा प्रीलिम्स में हाँ यार ये तो होएगा भी नहीं। इस तरह के काफी होते हैं यार, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने इन जैसे लोगों से दूर रहना है, ओके। जो पॉइंट ये था, ठीक है। अपने साथ सिर्फ एक आधा रखो, ढंग का रखो। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले ही बहुत हैं, ठीक है। कोई दिल की बात साझी करनी हो ना मेरे पास आ जाना, मैं मोटिवेट कर दूंगा, बस मेरे को अपना दोस्त ही मानना। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहना ही नहीं है हमने, बस हम लोग अकेले ही काफी हैं, ठीक है। तो एनीवेज तो हम बात कर रहे थे पाणिनि की, अ वेरी फेमस संस्कृत स्कॉलर, ठीक है। इनके बारे में बुक्स भी हैं इनकी काफी, ओके। हाँ, तो छोड़ दो उनको, ठीक है। उनको सल्फास की गोली दे दो ठीक है ना, उनसे नाता तोड़ दो, ओके। हाँ, मेच्योर पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स, दे हैव फॉलोअर्स, ओके। तो फॉलोअर्स बनाने हैं अपने, फ्रेंड्स नहीं बनाने। फ्रेंड्स आम आदमी बनाते हैं, ठीक है, एंड वी आर स्पेशल। तो प्लीज मेक श्योर आम आदमी की आम जिंदगी होती है, स्पेशल आदमी की स्पेशल जिंदगी होती है, ठीक है। उनके दोस्त भी स्पेशल होने चाहिए, ठीक है। फॉलोअर्स होने चाहिए, ओके, दोस्त नहीं होने चाहिए। हाँ, तो उसके बाद हम पतंजलि के बारे में, वेरी फेमस आयुर्वेद स्कॉलर, वेरी फेमस सेज, नॉट अ स्कॉलर, ही इज अ सेज एक्चुअली पतंजलि, ठीक है। उसने बुक लिखी थी योगा सूत्र, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद गर्गी, गर्गी इज अ वेरी फेमस स्कॉलर यार। इनकी शी इज अ लेडी एक्चुअली, शी इज अ फीमेल, ग्रेट फिलोसोफर, और इनको काफी ज्यादा नॉलेज थी, ठीक है। तो हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में हमने इसलिए पढ़ा, ये एंशियंट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के बारे में और इंडियन एजुकेशन जो एंशियंट टाइम में थी, इसलिए हमने पढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट इज द गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। तो इसको हमने जस्टिफाई भी करना है ना कि ऐसा हमने क्यों कहा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारी इतनी सारी नॉलेज थी, हमारे पास इतने सारे हमारे स्कॉलर्स गए हैं, तो उसको जस्टिफाई भी करना है ना। उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ये एग्जांपल्स दिए हैं कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी थे एंशिएंट टाइम में, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी एटसेट्रा। और उस टाइम इन इंडियन एजुकेशन, उस टाइम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ने काफी सारे ग्रेट स्कॉलर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि हमने पढ़े चरक, सुश्रुता, आर्यभट्ट, वरमहीरा, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, गर्गी एटसेट्रा। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके सामने हाइफन डाल के, एक तो इन्होंने जो बुक लिखी है और किस लिए फेमस है, ओके, इनका फील्ड लिखना है बेसिकली, साइड में लिख देना, ताकि आपकी साइड बाय साइड एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर हो जाए। ओके, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे आर्यभट्टा साहब हैं। ओके, ये पाणिनि, इन्होंने बुक लिखी थी, वेरी फेमस बुक, अष्टध्यायी। ओके, वेरी फेमस स्कॉलर अष्टध्यायी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, यानी सिद्धांत क्या है। इट्स पर्पस इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स, ओके, कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट। रैशनल का मतलब पता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। रैशनल थॉट का मतलब, रैशनल का मतलब पता है, वो कहते हैं ना रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए इंसान की। यार ये कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा रैशनल माइंड है, इस बंदे का बड़ा रैशनल माइंड है। रैशनल का मतलब समझते हो? नहीं, समझदार नहीं, समझदार तो बहुत आपने सिंपल टर्म्स में बता दिया। रैशनल माइंड, लॉजिकल, वेरी गुड सर, बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया विक्टर जी ने। लॉजिकल, लॉजिकल, सिंपल सी बात है। अब सपोज करो ये पानी की बोतल है, ठीक है। आप कहोगे सर कि इसमें पानी है, ठीक है। मैं कहूंगा कि इसमें पानी नहीं है, इसमें वोडका है। आप कहोगे कि सर कि नहीं, वोडका नहीं है, इसमें पानी है। मैं कहूंगा ठीक है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? अब पानी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पानी कलरलेस होता है, ठीक है, ये वोडका है, ये भी कलरलेस है। ओके, तो दोनों चीजें सही होगी, ठीक है। और दूसरी क्या होती है पानी की प्रॉपर्टी? वो टेस्टलेस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम वोडका पिएंगे तो वो क्या होगी? थोड़ी सी कड़वी होगी, ओके। लेकिन जब हम पानी पिएंगे, ये पानी पिएंगे, पानी टेस्टलेस होगा, और वोडका क्या होगी? कड़वी होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पानी नहीं है, बल्कि क्या है? वोडका है, ओके। और तीसरी चीज क्या होती है? स्मेल वाली, वेरी गुड, कि उसकी स्मेल, वोडका की में स्मेल होगी और पानी में स्मेल नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने जस्टिफाई किया बाय अवर रैशनल थिंकिंग कि हाँ यार ये पानी नहीं, वोडका है, ओके। तो इसको कहते हैं रैशनल थॉट, कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट, मतलब कि जिसके पीछे लॉजिक हो, आप साइंटिफिकली प्रूफ कर सको कि हाँ यार ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे यार, समझे। तो गुड ह्यूमन बींग्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, डेवलप करने हैं, एंड विच आर कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, पोजेसिंग कंपैशन, जिनमें दया की भावना, एम्पथी यानी सहानुभूति एक दूसरे के प्रति, करेज एंड रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, ओके। और विजन क्या है हमारा? मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को हमने ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। इंस्टिल अमंग लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, नॉट ओनली इन थॉट बट आल्सो इन स्पिरिट। मतलब हिंदुस्तानी होने पे गर्व हो, ना कि आप कन्हैया कुमार की तरह नारे लगा रहे हो, ओके, बट आल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स, ओके। ये प्रिंसिपल्स हैं, इस पे खरे उतरना है। उसके बाद हम दूसरा जो स्लाइड है, ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आया? इससे पहली वाली समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी सिंपल, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमने हल्का सा बैकग्राउंड पढ़ा है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हल्के से प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ओके। इंडियन स्कॉलर्स के बारे में, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके आंसर की वेटेज बढ़ जाती है। अब बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे राइटिंग लिखनी शुरू करनी है, एकदम से आप ऐसे राइटिंग नहीं लिख सकते अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव फोल्डर, ठीक है। जब तक आपके पास फोल्डर नहीं होगा तब तक कैसे लिखोगे? अब आपको पता है कि हाँ यार हमने अपने देश को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो कि हाँ यार एंशिएंट टाइम में जब हम लोग इतने ज्यादा स्कॉलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आज के टाइम में क्यों नहीं कर सकते? आज के टाइम में तो इतने सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एंशिएंट टाइम के इंस्टीट्यूशंस का रेफरेंस दे सकते हो,
स्कॉलर्स का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें तो बल्कि लिखा भी हुआ है कि रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इंटरनल नॉलेज एंड थॉट इज अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी, ठीक है। ये गाइड की तरह काम करेगी, ओके। आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आई थी, पहले 1968 में आई थी, देन 86 में और अभी 2020 में, ओके। और हमारे एम के यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जो कि क्वालिटी एजुकेशन जो कि फोर्थ गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, तो इनको रट लेना, आपका ये होमवर्क है, ओके। और उससे पहले हमने एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ी कि एजुकेशन से होगा क्या। बेसिकली इट एम इज टू अचीव फुल ह्यूमन पोटेंशियल और आवर एम इज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में यंग पीपल यानी जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, ठीक है। तो उनको अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो जो कि डिटरमाइन करेगी हमारे देश का फ्यूचर, जिससे नेशनल डेवलपमेंट भी होगी, ओके। बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अभी दूसरी पॉलिसी पढ़, मतलब दूसरी क्या, यही पॉलिसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, मतलब कि जो पहले की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अभी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, हमने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। पहला चेंज तो ये है कि MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेम चेंज करके हमने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। MHRD से MOE बन गई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई। पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे होता था 2.7% ऑफ जीडीपी, मतलब जितना जीडीपी है हमारा उसका अराउंड 2.7%, ओके। 2017-18 का ये फिगर है। ओवर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया इज 3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। इंडिया विल स्पेंड अराउंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। पहले थी 2.7% स्पेंड करता था इंडिया जीडीपी का, ठीक है, एजुकेशन पे। अभी इंडिया स्पेंड करेगा 6%, ओके। ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज फ्रॉम करंट 10% टू 20% ओवर अ 10 पीरियड। वो कह रहा है कि जो ओवरऑल पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, 10% से 20% तक लेके आएंगे अगले 10 सालों में, ओके। नेशनल टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। जो नेशनल टेक्स्ट बुक है उसमें हमारा लोकल कंटेंट भी होगा, और लोकल कंटेंट और फ्लेवर होगा। लोकल कंटेंट और फ्लेवर का मतलब क्या है? लोकल कंटेंट और फ्लेवर का मतलब क्या है सर? वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसको भी हम लोग एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग, रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बारे में आपने पढ़ना है कि रीजनल लैंग्वेज का क्या प्रोविजंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ओके। तो जरा पानी पी लें। हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल मतलब वहां की स्थानीय भाषा, ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपने करना है होमवर्क में। एक सेकेंड, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करने हैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, लिखिए। एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज। 250 वर्ड्स में लिखना है आपने। एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज, 250 वर्ड्स, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको करा रहा हूं मैं आपको। रीजनल लैंग्वेज के क्या प्रावधान है वो आपने थोड़े से एक्सप्लेन करने हैं, ओके। तो हमने शुरुआत कैसे करनी है इसकी आंसर की? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि उसमें क्या क्या स्पेशल है, ओके। और उसके बारे में उसके बाद हमने रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बतानी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
रीजनल लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, रिपीट, सिंपल है यार। एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज, 250 वर्ड्स। बुलेट पॉइंट्स में लिखना, हल्का सा पैराग्राफ भी हो जाए। ओके, मतलब प्लीज मेक श्योर कि आपका जो आंसर हो वो प्रेजेंटेबल हो। ओके, ये नहीं कि खिचड़ी पकाई हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब पॉइंट्स आपको क्लियर हो कि एग्जामिनर को सीधे ध्यान जाए कि हाँ यार बच्चे को नॉलेज है, ये नहीं कि जबरदस्ती कहानियां लिखी हुई हैं। ओके, तो आपने ये करना है, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर, मॉडल आंसर बना के व्हाट्सएप करूंगा। तो शाम तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ये प्लीज मेक श्योर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल टेस्ट, सर जीडीपी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, मतलब 2.7% एंड 6%। इसमें देवी जी क्या एक्सप्लेन करना है, मतलब पहले 2.7% जीडीपी जो भी होता था हमारा, सपोज 7% है या 8% है, उसका 2.5% एजुकेशन पे स्पेंड करते थे। ओके, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 6% स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या इसको और कैसे एक्सप्लेन करा जाए। सोगी मिस सारा, मतलब अब ज्यादा किया। हाँ जी, हाँ जी, जाहिर सी बात है ना, पहले कम था, पहले हम लोग एजुकेशन पे कम स्पेंड कर रहे थे जीडीपी के कंपैरेटिवली। ओके, अभी हम ज्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो मतलब अब ज्यादा ही किया ना, जाहिर सी बात है। ओके, तो नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करी हैं। ओके, एफर्ट्स किस तरह से मारे जाएंगे, एफर्ट्स वुड मेड बाय द एनसीईआरटी एससीईआरटी स्कूल एंड एजुकेटर्स टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग एंड टेक्स्ट बुक। वो बचपन में देखा होगा ना, वो आपने भारी भारी से बैग उठा के लेके जाते हैं, पीरियड होता है 4 का और किताबें लेके जाते हैं 20-20 किताबें लेके जाते हैं ना, ऐसे भारी भारी, बच्चे बेचारों की हाइट भी नहीं बढ़ती इस चक्कर में, ठीक है ना। तो उनका मेन क्या है कि जो स्कूल बैग्स हैं उनका वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक का, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई, वही ना, सिंपल सी बात है, हमने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वांटिटी नहीं देनी। ओके, हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, इतने भारी भारी बैग टांग देते हैं माँ बाप, और इतना गंदा हुआ बड़ा ना सिस्टम। बच्चा स्कूल से आएगा 2-3 बजे, 1 घंटा लंच करेगा, उसके बाद उसकी मम्मी ट्यूशन भेज देगी, उसके बाद शाम को 7 बजे आएगा। अब बचाओ बेचारा खेलेगा कब, एक्टिविटी कब करेगा, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, आपने तो उसको गधा बना दिया यार, है ना। हाँ, न्यूज में अब हरियाणा में एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ना ना, ये नहीं पढ़ना भाई, ये नहीं पढ़ना। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह की लाइन आपको याद रहेंगी। सिंपल सी बात है, आपने बस इनको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक जेंडर इंक्लूजन फंड। ये किसके लिए होगा फंड, टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर। आप के दिमाग में गर्ल्स तो आ जाएगा कि हाँ यार इक्विटेबल क्वालिटी गर्ल्स को देंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी देंगे। ओके, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट में इनकरेज ओपनिंग एनसीसी, एनसीसी के कैडर खोलेंगे, एनसीसी की विंग्स खोलेंगे इन देयर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। ओके, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंकरेज करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि एनसीसी की विंग्स खोली जाए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, इवन की ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में भी। ओके, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एवरी हैबिटेशन अक्रॉस द कंट्री ड्रिवन बाय एसएसए, एसएसए बोले तो सर्व शिक्षा अभियान। ओके, नाउ सबज्यूम्ड अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। ये सर्व शिक्षा अभियान का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है,
समग्र शिक्षा स्कीम। ओके, ये मतलब पागल वागल है, ऐसी नाम वाम चेंज करते रहते हैं। ओके, मतलब हमारे जैसे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एवरी हैबिटेशन अक्रॉस द कंट्री ड्रिवन बाय, जो कि प्राइमरी स्कूल हर जगह खोले जाते थे, जो कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा होते थे। ओके, अब उनको सब्ज्यूम करके समग्र शिक्षा स्कीम में कर दिया। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर में अब चेंज आया है, 5+3+3+4। ओके, ये क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले ये तो था अभी एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, हमारा क्या था 10+2। ठीक है, अभी हमारा कर दिया 5, यानी 3+2 5 +3+3+4। ठीक है, अभी 5+3+3+4 क्या है, यानी कि जो पहले के 5 साल होंगे ये होंगे फाउंडेशनल लर्निंग के। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज होगी मल्टी लेवल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जब 3 साल के बच्चे को डाला जाएगा, पहले तो 2 साल में डाल देते हैं ना स्कूल में, अभी 3 साल के बच्चे को डाला जाएगा आंगनवाड़ी में और प्री स्कूल में, बाल वाटिका भी बोलते हैं, 3 से 6 साल तक। ओके, उसके बाद 6 से 8 साल तक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज, यानी 3+2 5। ठीक है, 5 साल हो गए बच्चे के, फाउंडेशनल स्टेज होगी, मतलब बेसिक फाउंडेशन जहां उसकी स्ट्रांग होगी, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, उसके बाद 3 साल जो उसके होंगे वो होंगे सर आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होंगे। ठीक है, पहली फाउंडेशनल फिर प्रिपरेटरी, 3 साल, यानी 8 से 11 साल की उम्र में वो क्लास 3 से क्लास 5 में पहुंच जाएगा। ओके, प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या होगा प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ओके, उसके बाद आएगी आपकी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस मैथमेटिक्स आर्ट्स सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इसमें क्लास 6 से क्लास 8। ठीक है, और लास्ट है हमारी लास्ट स्टेज है जो कि सेकेंडरी स्टेज, इसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक, यानी 18 साल की उम्र तक आपकी क्लास 12 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये नया स्ट्रक्चर है, नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं 5+3+3+4। ओके, ये आपने याद रखना है। 5 में पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, उसके अगले 3 साल प्रिपरेटरी, देन मिडिल एंड देन सेकेंडरी। ओके, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यानी कि आपके 12 साल जो है वो स्कूल में लगेंगे और 3 साल आपके प्री स्कूल में लगेंगे। ठीक है, यानी आंगनवाड़ी में, या फिर आप कह लो बाल वाटिका में, प्री स्कूल आपके घर के आसपास भी होगी आंगनवाड़ी, वो छोटे बच्चों की होती है, उसमें उनको लर्निंग दी जाती है, बेसिक लर्निंग आपके घर के आसपास होगी, पक्की बात है, पता भी हो शायद किसी को। तो ये समझ में आया, ये न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, देन मिडिल, देन सेकेंडरी। 18 साल ज्यादा हो जाएगी तो मतलब अब क्या कह रहे हो, मतलब मैं मोदी जी को पत्र लिखूंगा कि भाई 15 साल की उम्र में 12वीं करवा दें? बताओ भैया, क्या क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो भैया आप? अच्छा, 17 की उम्र में 12th कर ली तो अभी अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, अब आपके बच्चों के बारे में 18 साल की उम्र तक, अभी वो कह रहे हैं कि भैया इस तरह के वाहियात सवाल ना पूछो, इसलिए 1 साल इसलिए और बढ़ा दिया अभी 12वीं में। ठीक है ना, अब समझ में आया, अभी आ गया होगा पक्का। तो आगे चलते हैं। तो करंटली चिल्ड्रन एज 3 to 6 not covered in the 10+2 structure as class 1 begins at 6 साल। जब 6 साल का बच्चा होता है तब उसकी क्लास फर्स्ट बिगिन होती है। ठीक है, ठीक है, और 3 से 6 साल के बच्चे कवर नहीं हो रहे थे 10+2 स्ट्रक्चर में। ठीक है, इन द न्यू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ECCE, that is early childhood care and education from the age 3 is also included। ठीक है, ये 3 साल की उम्र में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो 3 साल से शुरू हो जाएगी, जब बच्चा 3 साल का होगा, ये इंक्लूड किया गया, इसको बोलते हैं ECCE, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये देख सकते हो आप, अभी 3 से 6 साल के बच्चा शुरुआत में
इसकी केयर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में डाल दिया। ओवर 85% child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6। वो कहते हैं कि जो बच्चे की दिमाग की वो जो विकसित होना होता है ना, जो डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो 6 साल से पहले होती है। ओके, आप कह रहे हो अरे सर अब तो टाइम खत्म हो गया, अभी हमें कहाँ से याद होगा, है इंडिकेटिंग क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट केयर। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए ये इसको जस्टिफाई भी करना है ना, कि आपने तो बोल दिया कि ठीक है सर 85% हम लोग केयर करेंगे, मतलब 3 से 6 साल की उम्र में वो केयर क्यों करेंगे, क्योंकि जो 85% आपका जो ब्रेन डेवलप होता है वो 6 साल से पहले की उम्र में होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट केयर, तो उसमें केयर की जरूरत है। स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन इन द अर्ली ईयर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो जो बच्चे वाहियात सवाल पूछते हैं, इट मींस उनकी क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, 6 साल से पहले, ठीक है। तो आपने अपने किसी दोस्त की बेइज्जती भी करनी हो जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि भैया ऐसा है, आपकी क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई है। वो आपकी शक्ल दिखा रहे, भाई ने क्या बोल दिया, ठीक है। तो 6 साल से पहले की उम्र में होती है। लेकिन अगर आप अब दोबारा से पैदा, अभी मर के अगर आप अभी आज मर जाते हो तो दोबारा पैदा हो गए तो आपको ये चांस मिलेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो इस तरह से उनको समझाना है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और अगले की बेइज्जती भी हो जाए, ठीक है। तो आप उसे कह सकते हो बेटा अभी आप मर के दोबारा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में जन्म लो, तो इसमें आपकी जो 6 साल से पहले की वो होगी क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट, ओके, वो हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट केयर कर रही है, ठीक है। और इट विल इंश्योर कि उसमें आपकी हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। तो आपका दोस्त भी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी और आपका गोल भी क्लियर हो जाएगा कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ आ चुकी है, ओके। उसको 5+3+3+4 स्ट्रक्चर समझाना है अच्छी तरह आपने। तो गोल क्या है ECCE का, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ECCE अक्रॉस कंट्री इन अ फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर में 5+3+3 फेज मैनर। स्पेशल अटेंशन टू द सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट एंड लोकेशन, ठीक है। स्पेशल अटेंशन दी जाएगी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन को, ठीक है। प्लीज मेक श्योर ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भैया ठीक है हमने एजुकेशन पॉलिसी तो बना दी, अब रोकड़ा कहां से आएगा, ये है भैया सवालात। पैसा आएगा कहां से, पैसा कहां से लेके आओगे, ठीक है। आपने बोल दिया कि पहले 3% स्पेंड होता था, अभी 6% हम स्पेंड करेंगे, लेकिन रोकड़ा कहां से आएगा। एसीपी प्रद्युमन पूछे ना रोकड़ा कहां से आएगा, तो भी कहां से आएगा उसका देखते हैं हम। Two important trends of Indian economy will support these increased investment। वो कहते हैं कि दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो कि इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था से आते हैं, वो सपोर्ट करेंगे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कैसे, पहले तो रैपिड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड मेकिंग इट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030-32। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि भैया 2030-32 तक हम अपने देश को ना वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, ठीक है। दूसरी है सर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लाइकली टू इंप्रूव। टैक्स टू जीडीपी रेशियो मैंने आपको बताई थी पहले भी। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि मतलब जितना जीडीपी है, ठीक है, अब जीडीपी हमारा ज्यादा है, टैक्स हमारा कम है, ठीक है। इट मींस लोग टैक्स कम जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स वी विल मेक श्योर कि लोग टैक्स जमा कराएं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास जब टैक्स आएगा तो उसको एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है। द गैप बिटवीन state of learning outcomes and what is required must be bridged through understanding major reforms that brings the highest quality education and integrity into the system from ECCE through the higher education। इसमें जो मुद्दे की बात थी वो ये थी पहली कि एक तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम इस चीज को सपोर्ट करती है कि इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमने अपने देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है 2030-32 में। और दूसरी है टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो इम्प्रूव करनी है हमने, ताकि लोग ज्यादा टैक्सेस जमा कराएं, ओके।
और जो गैप है लर्निंग आउटकम्स यानी कि जो समझने का, जो लर्न करने का जो गैप है, ठीक है, ये कैसे होगा, ये गैप कैसे कवर होगा, ये मेजर रिफॉर्म्स करेंगे हम लोग दैट ब्रिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन इक्विटी एंड इंटीग्रिटी इनटू द सिस्टम फ्रॉम ईसीसी दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वही क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट वाला फेज, ठीक है, थ्रू द हायर एजुकेशन, ये चीज ध्यान रखेंगे। हाँ, आत्मनिर्भर भारत योजना, बिल्कुल सही जवाब। एंशियंट इंडियन लिटरेरी वर्क जैसे कि बाण भट्टा, वेरी फेमस स्कॉलर, इन्होंने बुक लिखी थी कदम्बरी, which is describe a good education as knowledge of 64 कलास, 64 कला, ऐसे सुना होगा आपने, वो कहते हैं ना ये बंदा 64 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण, सुना होगा 16 कला, मतलब 16 कलाएं होती हैं, उनमें आगे हर एक कला में चार चार गुण होते हैं, कहते हैं ना ये बंदा 16 कला संपूर्ण है। लड़कियों को भी बोलते हैं कई बार ये लड़की हमारी 16 कला संपूर्ण है, उसका मतलब समझते हो, मतलब उसमें होशियारी भी हो, मासूमियत भी हो, गुस्सा भी हो, मारने का भी पता हो उसको, और पहले थप्पड़ मारने का भी पता हो और फिर प्यार करने का भी पता हो, ठीक है, हर, हाँ, ऑलराउंडर, सर्वगुण संपन्न, ठीक है ना, मतलब एकदम से आपने किसी को अगर गाली दे दी है तो एकदम से उसको एकदम से प्यार भी करना है, अरे भाई तू तो यार अपना भाई है, एकदम से, मतलब प्यार करो, मारो, पहले मारो, फिर ऐसे प्यार करो कि भाई कह रहे भैया, भैया ने पहले गलती से मार दिया होगा, नहीं तो भैया तो बहुत अच्छे हैं दिल के, समझ रहे हो सर, मतलब प्रेम, इसे कहते हैं 64 कला संपूर्ण, मतलब गुस्सा भी कर दो उसके बाद प्यार, अगला बंदा ठंडा हो जाए, कह रहे लाइक यू सर। वाह बेटा वाह, बदनाम कर रहे हो हम यार, कमाल करते हो पांडे जी, अरे हम तो, आप तो हमारे खास हो भैया। वाहिगुरु वाहिगुरु, ठीक है ना, तो आपको भी 16 कला संपूर्ण बनना है, गुस्सा तो करना ही नहीं जिंदगी में, ठीक है, अपना खून नहीं जलाना, बिल्कुल भी नहीं जलाना, किसी ने कुछ कह दिया, रूममेट ने कुछ कह दिया, ठीक है ना, किसी ने कोई बेइज्जती कर दी, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, टेंशन लेनी ही नहीं, हाँ ठीक है, कोई पूछे रिश्तेदार क्या करते हो भैया, आईएएस की तैयारी करो, अरे नहीं बस यार पिताजी ने बस ऐसे पैसे लगा दिए, अब मजे कर रहे हैं, जवानी जी रहे हैं, और क्या, मतलब अगला बंदा ना आराम से बैठ जाए कि अरे यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं वैसे ही इसको उंगलियां कर रहा हूँ, वो बंदा आराम से बैठ जाएगा, और एकदम से आप आईएएस बन के निकलोगे ना, और तुम्हारे मास्टर जी, ताया जी पूछेंगे एकदम से, अरे भैया ये क्या हो गया, एकदम से आईपीएस कैसे बन गए, ऐसे ही बैठे थे बस कमरे में, वो दे दिया पेपर, बस ऐसे सो के उठ के चले गए थे, पेपर दे दिया, बन गए, पता नहीं कैसे बन गए, ठीक है ना, तो इस तरह से अगले को गुमराह करके रखना है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे भैया, हम तो तैयारी करते ही नहीं, पड़ोसी पूछे कहाँ जा रहे हो, अरे बस सर घूमने जा रहे हैं, ये बाइक क्यों टांगा हुआ है, अरे बैग कहाँ है, ये तो बुद्धा पार्क में जाना है हमने, उंगली में उंगली डाल के बैठेंगे, पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, समझे, तो इस तरह से गुमराह करके रखनी है, करना कुछ और है, बताना कुछ और है, इस तरह से गुमराह करके रखोगे ना, लोग कहेंगे कि अरे यार तुम्हारी टेंशन लेनी, तुम्हारे को उंगली नहीं कोई करेगा, वो देखा होगा ना जो निठल्ले बच्चे होते हैं उनकी कोई टेंशन लेता, तो प्लीज मेक श्योर कि जस्ट हाइड योर गोल, ठीक है, और उनको झूठी दुनिया दिखानी है हमने कि हम तो ऐश कर रहे हैं अंकल, बाल वाल सेट करके एकदम तोता परी बन के एकदम, अंकल जी हमारा तो ध्यान ही सारा फैशन में है, हमारे दादाजी बोले थे बचपन में, भैया तुम शाहरुख खान लगते हो, तो तब से बस दिमाग में वही कैसेट है बाजीगर वाली, कि बाजीगर ही बनना है, ठीक है ना, तो लोगों को बेवकूफ बना के रखना है, हमने अपना पढ़ना है, रात को चुपके से लाइट जला के एकदम एनसीईआरटी कवर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कवर, सुबह देखा अरे ये कवर है, शीशे के आगे खड़े हो गए, अरे भैया तुम ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ हो, समझे, तो इस तरह से आपको 16 कला संपूर्ण बनना है, ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको 16 कला संपूर्ण बनाऊंगा मैं, ताकि तुम्हारे अंदर ना किसी के प्रति वो ना रहे, गुस्सा ना रहे, घृणा ना रहे, मतलब हंकी डोरी सब चल रहा है, कोई किसी प्रकार की वो ना हो, समझे, तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ, इस लाइन का मतलब मैं समझा रहा था आपको कि जो एंशियंट लिटरेरी वर्क है, जो बाण भट्टा जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कदम्बरी, ठीक है, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ गुड
उसमें बोला गया कि गुड एजुकेशन जिसमें होती है ना, जिसके पास नॉलेज होती है सर, वो बंदा 64 कला संपूर्ण होता है। ओके, तो प्लीज मेक श्योर। सर हमारे अलावा आप और भी क्लासे लेते हो? जी लेते हैं देवी जी, लेते हैं। मैं यहीं पे लोकल भी लेता हूँ क्लासेस, दिल्ली में भी लेता हूँ। तो हमने 16 कला संपूर्ण बनना है, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कि 16 कला संपूर्ण बनेंगे हम। और आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का होमवर्क करना है एक, और दूसरा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉलेज कब लगेगा, अभी पता नहीं कब लगेगा, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर ही लगे, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो आपके लिए गोल्डन पीरियड है कि आप घर बैठे बैठे यूटिलाइज करो टाइम को। ओके, अरे लॉकडाउन होगा नहीं होगा हमने क्या लेना, हमने अपना पढ़ाई पे ध्यान देना, हमने क्या लेना, ठीक है ना? लगेगा तो कॉलेज तो आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम घर बैठे बैठे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? ये तो यार गोल्डन टाइम चल रहा है आपका, इसको जितना ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे ना तभी फायदा है। ओके, इसमें बताओ कोई दिक्कत है? इसमें बताओ कोई दिक्कत है मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें कोई दिक्कत हो? ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा आपका मोटिवेशनल जानी होना चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन चैनल होना चाहिए, अच्छा। ठीक है ठीक है, अभी खोलेंगे, अभी खोलेंगे, आराम से खोलेंगे। आप में से जल्दी कोई आईएएस आईपीएस बन जाए ना, तो फिर एक मोटिवेशनल चैनल बनाएंगे हम बढ़िया सा एकदम, उसमें पूरी एकदम दबा के मोटिवेशन करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू देवी जी, थैंक यू थैंक यू। तो तारीफों के पुल बांधने बंद हो तो हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और अपनी वाणी को भी विराम देते हैं। एंड वी विल मेक श्योर कि, अच्छा यार मैं ना सोच रहा हूँ कि कल मेरे को ये बताओ, कल अपनी क्लास है क्या कोई? कल अपनी क्लास है क्या कोई? कल अपनी क्लास है कोई? मतलब क्या टाइमिंग है उसके? सर आप बेइज्जती करके मोटिवेट करते, अरे यार कमाल करते हो तुम, हमारे अपने हो भैया, खास हो तुम हमारे, हिस्ट्री की एग। अच्छा, 11 AM पे नहीं है कोई? ओके, 11 से बाद ले लेना। ओके, नहीं कल 11 बजे क्लास है आपकी कोई? कल सुबह 11 बजे क्लास है? क्लास में बहुत मजा आता है, क्या बात है। कल 11 बजे कोई क्लास नहीं है पक्का? 11 से 1 क्लास रखें फिर कल हम लोग 11 से 2 तक फ्री हैं। ठीक है बाजी, कल क्लास लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई मैं किसी कंट्री, इंडिया की इंडिया का किसी देश के साथ हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, इंडिया यूएस, या हाँ इंडिया यूएस से पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल लेते हैं हम लोग क्लास, ठीक है? और हम लोग, क्योंकि हमने पीछे जैसे एक दिन स्किप किया तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे, तो आगे मेरे को जैसे मेरी सिस्टर की शादी है अभी 19 दिसंबर में, ठीक है? तो वी विल मेक श्योर कि हम उससे पहले हम लोग काफी लेक्चर प्रिपेयर कर लें, ताकि बीच में अगर मेरा जो गैप होगा, मे बी 1 हफ्ते का गैप होगा जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है? मतलब 1 वीक मैं नहीं ले पाऊँ क्लासेस, बट वी विल मेक श्योर कि हम लोग इन बिटवीन हम वाइंड अप कर लेंगे सारा, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, हम भी इनवाइटेड है क्या? अरे देवी जी, आप तो इनवाइटेड ही हो, आप सभी इनवाइटेड हो। आना सभी आना। अरे कोरोना चल रहा है ना, आप सभी को कोरोना वरोना ना हो जाए, हम तो पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, उसके बाद इकट्ठी पार्टी लेंगे बढ़िया वाली, सोफिया इंस्टीट्यूट के बाहर एकदम टेंट वेंट लगा के एकदम मुर्गा शुर्गा पड़ेंगे, है ना?